वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम 2 जनवरी का करंट अफेयर एक बार फिर से लेकर उपस्थित हैं। और इसमें बेसिकली हम फोकस करते हैं कि आपको ऐसी न्यूज़ दी जाए जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। और कई बार एग्जामिनेशंस में आपके जो मेंस के पेपर होते हैं किसी भी सिविल सर्विसेज में, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, तो उसमें आपको लिखने के भी काम में आ जाता है। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहली न्यूज़ है आपका आन के बारे में, एक स्कीम है उसको यहाँ पे समझते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जानते हो डॉक्टर हर्षवर्धन इसमें जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी और हेल्थ जो है मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे इनको कई जगह पे रिकॉग्निशन मिल रही है इसमें। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीज द रिपोर्ट एक्शन एजेंडा फॉर द आत्मनिर्भर भारत प्रिपेयर बाय द टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इन न्यू दिल्ली। कहने का मतलब अभी हाल ही में टाइफैक करके एक संस्था है, एक काउंसिल है, अभी उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो उसके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिलीज किया है एक एक्शन रिपोर्ट, एक्शन प्लान एजेंडा तैयार किया है जो यह बताता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत में कैसे टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। और उसमें फॉरकास्ट करने की कोशिश की है। फॉरकास्ट मतलब आप समझते हो, कोई भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके पहले उसका भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी या फिर अपना प्लान बनाना, ठीक है। तो आगे के प्लान को आत्मनिर्भर भारत के तहत कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें कई कैटेगरी बांटी गई है, जैसे कि कम अवधि की कौन सी योजनाएं होंगी, मध्यम अवधि की कौन सी योजनाएं होंगी, कौन लॉन्ग टर्म आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ये सारी बातों का डिस्कशन जो है आन के माध्यम से किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक्शन प्लान कह सकते हैं आप। ये एक्शन प्लान है और इसको तैयार किसने किया है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने तैयार किया है न्यू दिल्ली में। अब समझते हैं कि ये जो आपका टाइफैक है वो है क्या है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है वाज फाउंडेड इन द 1988, इसको 1988 में बनाया गया था। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो बॉडी है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस संस्था है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपने हिसाब से काम करती है, रेगुलेट करती है। लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, ठीक है। लेकिन अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो ऑफ पुलिस, अब अगला आपका यहाँ पे रिपोर्ट है कह लीजिए या फिर कह लीजिए न्यूज है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलीज डेट ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन January 1, 2020। अभी BRRND ने अभी रिलीज़ किया है एक डेट जो कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है 1 जनवरी 2020। इसमें रिपोर्ट तैयार करके ये बताया गया है, मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग स्टेट में हैं, पुलिस पर्सनल्स अलग अलग स्टेट में हैं, तो कितना परसेंट पुलिस का जो है पावर है, या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पुलिस इन एवरी स्टेट विच इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब कि हाई फाई लोगों के प्रोटेक्शन के लिए यूज हुई है, या फिर आप कह सकते हैं लीडर्स के लिए यूज हुई है, ठीक है। जैसे बात करेंगे कि मान लीजिए यूपी की बात है, तो यूपी में मान लीजिए जितने भी विधायक हैं या फिर पूरे मतलब कि जिलाधिकारी हैं, जो जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, वीआईपी लोग की श्रेणी में आते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जितनी पुलिस लगी हुई है, तो यही हाल आपका हर प्रदेश में आप मान लीजिए, एमपी मान लीजिए, महाराष्ट्र मान लीजिए, और यूटी जो होते हैं जैसे कि दिल्ली है, ऐसे जगहों पे भी आ, क्योंकि दिल्ली तो भाई राजधानी है, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स होते हैं या फिर डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, या जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी आपका ये चीज़ मायने रखता है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, मतलब कि इसको रिपोर्ट तय किया बनाया जाए जिसमें ये पता चल सके कि पुलिस का कितना परसेंट इनमें यूज हो रहा है, इनके प्रोटेक्शन में यूज हो रहा है। तो देखा ये गया है कि द नंबर ऑफ पीपल्स या फिर नंबर ऑफ पुलिस मैंस गेटिंग द पुलिस प्रोटेक्शन अक्रॉस इंडिया stood at 19,467 in the 2019 and in 2018 21,300। कहने का मतलब है कि अभी 2019 का जो रिपोर्ट आया है उसके तहत किसने निकाला है? BPRD ने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 1 जनवरी 2020 को ये रिपोर्ट निकाली है। उसमें ये बताया गया है कि लगभग 19,467 पुलिस मैन पूरे देश के अंदर जो भी हाई फाई लोग हैं, जो भी वीआईपी लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रही है। और 2018 में इनकी संख्या 21,300 थी और इसको रिड्यूस किया गया है आपका 1.833%। कहने का मतलब है कि अब ये बात कही जा रही है कि धीरे धीरे पुलिस पर्सनल्स जो जिस काम के लिए नियुक्त होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि आपका बड़े नेताओं के या फिर बड़े जो भी अधिकारी हैं उनकी सेवा में अपना श्रम बेकार करें, सर्विस बेकार करें, ठीक है। उनको जितनी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उतना ही करें, ठीक है। तो इसमें यह भी कहा गया कि द नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स पुट ऑन द प्रोटेक्शन ड्यूटी इन 2018 एंड 2019 फॉर द मिनिस्ट्री, एमपी, एमएलए, जज, ब्यूरोक्रेट, इन सभी लोगों के लिए आपका यहाँ पे यूज हुए हैं। सो द आउट नंबर्स दियर सैंक्शंस स्ट्रेंथ इन जॉब अराउंड 35%। माना यह जा रहा है कि लगभग अगर मान लीजिए 100 पुलिस मैन है तो 35 पुलिस ऑफिसर्स केवल
इन्हीं के काम में लगे हुए हैं। कहने का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या केवल हाई फाई लोग या फिर कह सकते हैं वीआईपी लोग, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गए, जज हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, उनकी सेवा कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि नाजायज़ फ़ायदा है या फिर आउट नंबर है। मतलब जितना होना चाहिए ठीक है, प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन जिस नंबर में होना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा अधिक है। तो इस पर यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐसे ही बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम 3142 लोग लगे हुए हैं पुलिस प्रोटेक्शन में 2019 में, फॉलोड बाई द पंजाब में 2594, बिहार में आपका 2347 लोग, जम्मू कश्मीर में 1184 लोग मतलब कि वीआईपीज़ की सेवा दे रहे हैं। ठीक है। अब जो बीपीआरडी है, मतलब कि जो अभी हमने बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बीपीआरडी जो है वो आपका हैज़ बीन पब्लिश ऑन द डेटा ऑन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या डेटा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पर डेटा आपका पब्लिश करती है और एनुअली करती है। ये कब से कर रही है? 1986 से कर रही है, ये डेटा पब्लिश कर रही है। अब अगला न्यूज़ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। गावी का नाम आपने हाल ही में सुना होगा, तो गावी का फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो अभी हाल ही में गावी ने उनको मेंबर नियुक्त किया है, गावी बोर्ड का। ठीक है। गावी बोर्ड क्या करती है अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो जो गावी है ऑफिशियली गावी द वैक्सीन अलायंस, ये आपका वैक्सीन अलायंस है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, देखो बड़े देश तो अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर लेंगे, अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर लेंगे, लेकिन जो गरीब कंट्री है या फिर जिनकी पहुंच इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल तक नहीं है, उनके पास तुरंत फाइनेंस नहीं है कि वो अपने पूरे देश को वैक्सीनेशन करा पाएँ, तो उनके लिए गावी क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे बड़े देश में उनको सपोर्ट करने के लिए हर्षवर्धन को यहाँ पे बनाया गया है। हर्षवर्धन को केवल भारत के लिए नहीं बनाया गया, वो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है गावी, और उसका मेंबर गावी बोर्ड के अंतर्गत नियुक्त किया गया। सो ये एक तरह का वैक्सीन अलायंस है। इज अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस द इम्यूनाइजेशन इन द पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उन तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर ध्यान देने के लिए आपका ये गावी बनी हुई है। गावी हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को प्राप्त है। इट वाज फाउंडेड इन 2000, ये आपका सन 2000 में बना था, एंड इज़ लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। अब बात करते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन्स एंड द इम्यूनाइजेशन, गावी का फुल फॉर्म है, एक बार फिर से आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आगे बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान आईआईटी हैदराबाद। अभी इसको मतलब बहुत दिलचस्प चीज़ है, इसको समझेंगे। और ये आपका R&D जो आपका साइंस एंड टेक होता है उसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक आता है, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम, जो आपका ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम होता है जिसको टेरेस्ट्रियल एंड एरियल के अंतर्गत रखा गया है, तो जो नेविगेशन सिस्टम है ऑटोनॉमस, उसका फर्स्ट टेस्ट बेड बनाया गया। मतलब कि एक ऐसा प्रयोगशाला बनाई जा रही है IIT हैदराबाद में जो कि ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम को हैंडल करेगा, चाहे वो एरियल हो चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल हो। बात करते हैं तिहान की, तो तिहान फाउंडेशन इज़ अ मल्टी डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव। ये आपका तिहान जो है, ये देखिए आप ये समझिएगा, अगर स्पेस के लिए आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी साइंस एंड टेक के लिए कोई काम कर रहे हो जो कि वर्ल्ड वाइड के लिए काम होता है, तो वो कोई सिंगल आपका डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता, उसमें कई डिपार्टमेंट लगते हैं। तो यही बात की जा रही है कि मल्टी डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव है, इंक्लूडिंग द रिसर्चर्स फ्रॉम, इसमें बहुत से क्षेत्र के रिसर्चर्स लगे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं, एरोस्पेस के लोग हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह से, एंड द डिज़ाइन, और डिज़ाइन से भी संबंधित लोग हैं, जो कि IIT हैदराबाद जो में स्थापित किया जा रहा है विद द कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द रेपुटेड इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रीज। और इनका साथ दिया जा रहा है कई बड़े प्रख्यात इंस्टीट्यूट के साथ, और कुछ इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि उसी सेक्टर में काम करती हैं, नेविगेशन सेक्टर में। सो द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस फैसिलिटी इंक्लूड टेस्ट ट्रैक, ये आपका टेस्ट ट्रैक क्रिएट करेंगे, इमुलेशन एंड द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो उपलब्ध हो सकता है उसका इम्यूलाइजेशन करने के लिए, उनका टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, V2X कम्युनिकेशन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ड्रोन रनवे को क्रिएट करेंगे, एंड लैंडिंग एरिया को भी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी होगी, एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होगा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा, और हैंगर्स होंगे। कुल मिला के मतलब कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव है। इसमें जो भी रियल लाइफ फैसिलिटी हो सकती हैं, जिसके जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम को ट्राई करने के लिए, उसके लिए आपका ये टेस्ट बेड तैयार किया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट आप यहाँ पे समझते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनाग्रेटेड द
मीटीरोलॉजिकल या में ईटी के नाम से इसको जाना जाएगा सेंटर एट लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में भी हाल ही में जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है उसने इनागुरेट किया है मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि लेह में है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर से मतलब क्या है कि मौसमी जानकारी से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जो कि लेह के मौसम के बारे में जानकारी देगा, वहाँ के वेदर के फॉरकास्टिंग करने की कोशिश करेगा, जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि जो लेह लद्दाख में आगे किस तरह की मौसम पड़ने वाला है। कोई भी अगर खतरनाक सिचुएशन होती है तो उससे संभावित जो भी खतरनाक सिचुएशन है उसको अगर फॉरकास्ट हो जाएगा तो उसको टैकल करने में भी मदद मिलेगी। तो इन सबको ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। सो इट विल प्रोवाइड द फॉरकास्ट फॉर द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस लाइक द नुब्रा। अब इसके तौर देखिए, आप समझिएगा लेह लद्दाख आपका टूरिस्ट प्लेस भी है और उसके साथ साथ 2010 में यहाँ पे बाढ़ भी आई थी, फ्लड आया था। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरकास्ट करेंगे तो ये मेट्रोलॉजिकल जो आपका सेंटर बनाया जा रहा है तो काफ़ी मददगार होगा। और इसमें बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम गिनाता हूँ। एक तो आपका नुब्रा है, इसी तरीके से चांगथांग है, पैंगोंग लेक है, अभी हाल ही में ये आपका बहुत ही चर्चा में था। और इसी तरीके से जांस्कर है, कारगिल है, द्रास है और धा बायमा जो कि आर्यन वैली के नाम से जाना जाता है वो भी आपका यहाँ पे है, और खालसी और बहुत से ऐसे आपके प्लेसेस जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका पहला फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो कि डिस्ट्रिक्ट रीबोई में लगाया गया है, जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है। तो वही ये आपका नई सूचना है। ठीक है, मतलब कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में आपका इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। एक्चुअली ये आपका 2004 में लगा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2004 में इसको पहली बार लगाया गया था, लेकिन वहाँ पे शट डाउन कर दिया गया था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 2021 में इसको फिर से ओपन करने की बात कही जा रही है। और ये आपका मतलब कि किस जगह पे है, तो मेघालय के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रीबोई, वहाँ पे ये आपका जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट को फिर से शुरू किया जा रहा है। और इसको शुरू करने वाला जो कॉर्पोरेशन है एक पीएसयू कर रही है जिसका नाम है निरामैक का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। एक बार फिर समझेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसको निरामैक के नाम से जान सकते हो आप। ये एक पीएसयू है जो कि वर्किंग अंडर द एगीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजनल, डोनर के साथ में यहाँ पे काम करती है। डोनर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक जो मिनिस्ट्री मंत्रालय बनाया गया है उसके साथ मिल करके अलाइड करके ये आपका पीएसयू उसके अंदर काम करती है। और ये निर्मैक जो है अभी हाल ही में क्या कर रही है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट फिर से शुरू कर रही है मेघालय में रीबोई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 के बीच में कितने लोग जो आकाशीय बिजली होती है कितने लोगों की मौत हुई है और लाइटनिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे इंडिया के अंतर्गत, उसकी चर्चा की गई है। मैं इसको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कि लाइटनिंग की। सो द लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैव कॉजेज द 1771 डेथ्स बिटवीन द अप्रैल 1 2019 एंड मार्च 31 2020। मतलब ये आपका 1 अप्रैल 2019 से मार्च 31 2020 के बीच में 1771 लोगों की मौत हुई है इससे। ये किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश ऑन द दिसंबर 31 2020, दिसंबर 31 2020 को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है लाइटनिंग इंसिडेंट इन इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश विद 293 डेथ, मध्य प्रदेश में 248 हुआ है, बिहार में 221 कैजुअलिटी हुई हैं और उड़ीसा में 200, झारखंड में 172। इसी के साथ साथ डेथ टुगेदर अकाउंटेड फॉर द मोर देन द 60% ऑफ द नंबर्स। मतलब अब यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये अकेले 60% नंबर्स हैं जो कि पूरे डेथ्स की है, कैजुअलिटीज़ की है, विच आर द 33% ऑफ द टोटल फैटेलिटीज़ फ्रॉम ऑल नेचुरल डिजास्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। और इसमें आप जानते हो कि नेचुरल डिजास्टर में जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। और कहीं पे किसी तरह का तूफान आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, तो इसमें बताया जा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर में से केवल 33% केवल आपका लाइटनिंग से हो रही है। ठीक है, मतलब ये एक तरह का नेचुरल डिजास्टर बनता जा रहा है, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। मतलब आदमी चलो बाढ़ से फॉरकास्ट करके बच जाएगा, ठीक है, बाढ़ से बच जाएगा, इसके साथ साथ किसी अन्य नेचुरल डिजास्टर से सूखा पड़ेगा तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन इससे कैसे बचेगा आदमी? ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, जिसको CROPC के नाम से जानते हैं, CROPC के नाम से जानते हैं। उस काउंसिल ने ये रिपोर्ट तैयार की। एक बार मैं फिर से इसका नाम लूँगा, क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, जिसको CROPC के नाम से भी समझ सकते हैं। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क
क्लोजली विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी के साथ मिलकर के काम करती है। सीआरओपीसी किसके साथ मिलकर काम किया है? आईएमडी के साथ। फिर जाकर के रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, जैसे कि विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, IITM, और इसके साथ साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी IMS और वर्ल्ड विजन इंडिया। इन तीनों भी साथ मिल करके CROPC के द्वारा इसको रिपोर्ट को तैयार की गई है। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछ लेता है कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके काम कर रहे हैं। सो अर्ली लाइटनिंग फॉरकास्ट करने के लिए यहाँ पे ये सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि लाइटनिंग की, देखो लाइटनिंग कब होती है, हो सकता है कि उसमें आपका बारिश होने वाली होती है, इसी समय तो लाइटिंग होती है ना। तो अगर इसको फॉरकास्ट किया जाएगा तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और फिलहाल तो घरों के ऊपर भी पड़ जाता है, लेकिन इस तरह के जोन को पहचाना जा सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा आपकी लाइटनिंग होती है, तो ये डिपार्टमेंट वो काम करती है। अब बढ़ते हैं, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस। IOSCO का जो आपका असिस्टेंट मेंबर बन चुका है, एसोसिएटेड मेंबर बन चुका है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो आपका IFSCA जो है हैज़ बिकम द एसोसिएट मेंबर बन गया। किसका बना है? IOSCO का, ठीक है। तो IOSCO क्या है? इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर। इसमें क्या करा, बैंकिंग सेक्टर में एक टर्म होता है सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति, ठीक है। प्रतिभूतियाँ वो होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट या RBI जारी करती है। तो RBI जारी करती है जिसके द्वारा उसके बदले में किसी भी इंस्टीट्यूट को लोन दिया जा सकता है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए लोन दिया जा सकता है। कोई भी आपका बैंकिंग नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको आपका लोन लेना है तो सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था है उसका नाम है IOSCO, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, कवरिंग मोर देन द 95% ऑफ द वर्ल्ड्स सिक्योरिटी मार्केट, ये पूरे दुनिया को 95% सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति जो बाजार है वो इसको रेगुलेट करती है। ये आपका G20 जैसे देशों के जो समूह हैं, जो ग्रुप है, उसके साथ में मिल करके कोलैबोरेट करके काम करती है। एंड इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द सिक्योरिटी सेक्टर्स। अब प्रतिभूति जो आपका सेक्टर है उसके अंतर्गत ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं कि इट वॉज फाउंडेड इन 1983 एंड इस हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। मतलब ये 1983 में स्टार्ट किया गया था IOSCO, ठीक है। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में है। नेक्स्ट आपका है कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनर हार्बर फैसिलिटी इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न डॉक ऑन बिल्ड ऑपरेट एंड द ट्रांसफर, BOT बनाने की बात की जा रही है। क्या? बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है डॉक को, ठीक है, वेस्टर्न डॉक को, और उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये जो आपका काम किया जाएगा उसमें केवल ये सरकारी काम नहीं होगा, इसमें मतलब कि प्राइवेट कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को भी यहाँ पे भागीदारी दी जा रही है। एंड मोड टू हैंडल द केप साइज वेसल एट द पारादीप पोर्ट। और इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो आपका पारादीप पोर्ट में की जा रही है। पारादीप पोर्ट, देखो आप ध्यान समझिएगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया फिलहाल, आप जाके देखेंगे तो पोर्ट्स इन इंडिया, ये आपका NCERT ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो उसमें आप देखोगे तो मतलब हमारे इंडिया में हम इतने समृद्ध हैं फिलहाल कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट करके दो आपके घाट हैं, और मतलब कि ये समुद्री तट हैं। अब वहाँ पे आपको कुछ तो नेचुरल तौर पे आपको बंदरगाह मिल जाते हैं, कुछ आपका आर्टिफिशियल मिलते हैं। तो यहाँ पे बात वही चल रही है कि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि डीपनिंग करेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए गड्ढा कम है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि आप जानते हो कि जहाज जब चलता है तो उसका 50% नीचे होता है, पानी के अंदर होता है। तो इस तरीके के लिए हमको क्या चाहिए, डीपनिंग भी ठीक ठाक चाहिए होती है। इसके साथ साथ कहीं भी कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि हमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़े, तट के अंदर जाना पड़े, ठीक है। तो उसकी फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपका बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के माध्यम से इसको PPP मॉडल के तहत इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इसकी शुरुआत किससे की जा रही है? पारादीप पोर्ट से की जा रही है। अब पारादीप पोर्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो पारादीप पोर्ट को जो ऑर्गेनाइज करता है उसका नाम है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, PPT, अ मेजर पोर्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्टर्ड अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। अब यहाँ पे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत पूरे भारत के अंदर जितने भी मेजर पोर्ट हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊँ, 3 तरीके के पोर्ट पाए जाते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है मिडिल, एक होता है माइनर। तो जो मेजर पोर्ट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन जो आपका माइनर पोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई मेजर पोर्ट होगा तो पारादीप जो है वो आपका मेजर पोर्ट आता है, इसीलिए इसको 1963 के एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया गया है। इट वाज कमीशन इन 1966। ये जो आपका मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 था उसको 1966 में कमीशन किया गया था। अ मोनो कमोडिटी पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑन आयरन ओवर। इसको शुरुआत की गई थी एक
मोनो कमोडिटी पोर्ट के तौर पे। मतलब मोनो का मतलब क्या होता है, इसमें से केवल एक ही चीज़ यहाँ पे व्यापार के लिए उपलब्ध है। मतलब आयरन का ही एक्सपोर्ट करने के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था। बाद में इसको धीरे धीरे फैसिलिटेट करके और भी ठीक किया गया। इट इज़ अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर पारादीप की बात करें तो ये आपका ईस्ट कोस्ट इंडिया में, मैंने बताया था ना वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, तो ये आपका पूर्वी जो आपका तट पाया जाता है भारत का, वहाँ पे ये पाया जाता है। और किस प्रदेश में पाया जाता है तो जगदीसिंहपुर, ठीक है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, या ओडिशा भी के नाम से भी इसको बोलते हैं, अब जब इसका नेचुरल नेम यही है अभी। तो जो आपका जगत सिंहपुर, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये आपका नेचुरल पोर्ट है। सबसे बड़ी बात देखो, दो तरह के पोर्ट होते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट और नेचुरल पोर्ट। मानव निर्मित होते हैं आपका आर्टिफिशियल, और नेचुरल मतलब होता है कि पहले से बना होता है, मतलब कि वो एक्चुअली में उसका शेप ही ऐसा होता है, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके उसको क्रिएट कर देते हैं। तो पारादीप जो आपका नेचुरल पोर्ट है, इसके साथ साथ इट इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड द बे ऑफ बंगाल। और यह बंगाल की खाड़ी और महानदी रिवर के जो आपका कह सकते हैं कि खाड़ी में जब गिरती है महानदी, तो उस समय आपका जो स्पेस क्रिएट होता है उसी के माध्यम से बना हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियोस हमारे देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली आपका करंट अफेयर यहाँ पे अपडेट हो रहा है, और एग्जामिनेशन के लिए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आपका कमेंट सेक्शन में हमेशा उसका ओपन हार्टेड हम उसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।